राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जब जारी की तो उसमें हरियाणा का भी जिक्र था। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दूसरी लिस्ट को लेकर सबसे ज्यादा जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी वही हुआ। बीजेपी ने हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को करनाल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी बीजेपी ने अपने पहले से तय रणनीति के मुताबिक हरियाणा में फेरबदल किया है। मनोहर लाल के साथ बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अशोक तंवर को भी सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया। तो अंबाला से स्वर्गीय सांसद रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया गया। वहीं गुरुग्राम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर पर विश्वास जताया गया है। इधर भिवानी की बात करें तो वहां से पार्टी ने धर्मवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 6 सीटों के लिए यहां पर घोषणा आज कर दी गई अपनी दूसरी लिस्ट में बीजेपी की तरफ से। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही है, जिनको करनाल से टिकट दिए जाने का पहले से ही एक चर्चा शुरू हो गई थी और ऐसा ही हुआ। दूसरा जो बीजेपी में अभी बहुत ताजा समय में ज्वाइन करके और अपने आप को बीजेपी का नेता उन्होंने बनाया वो थे अशोक तंवर, और उनके नाम पर भी लगी मुहर। बंतो कटारिया के नाम पर भी मुहर लग गई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अंबाला से कैंडिडेट होंगी बंतो कटारिया। इसके साथ ही अशोक तंवर का मैं जिक्र कर रहा था, सिरसा सीट से सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही अगर गुरुग्राम की बात कर लें या फरीदाबाद की बात कर लें, देखिए गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से सफल रहे, उनका नाम सूची में शामिल हो गया। और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। तो ये 6 कैंडिडेट उतारे गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री का था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा दौर में आज ही उन्होंने त्याग पत्र दिया अपना और विधायकी के लिए सीट उन्होंने छोड़ी। और ये पहले से तय करके बीजेपी ने रखा हुआ था कि जिस दिन उनके नाम की घोषणा होनी है उससे 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले क्या कुछ कवायद करनी है। इसीलिए ना सिर्फ गठबंधन टूटा, गठबंधन से अलग हुए, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री को बदला भी गया। और मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री को अब लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यह नाम है धर्मवीर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से फिर से प्रत्याशी बनाया गया। और अपने आप में बहुत मजबूत ये सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन मनोहर लाल जिन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर एक मजबूत सरकार चलाई, अब वो लोकसभा के उम्मीदवार। आप देखिए कि जब 2014 में मनोहर लाल ने चुनाव लड़ा, विधायकी जीते, उस वक्त कभी कहीं से कोई चर्चा नहीं थी कि उनके नाम पर यानी मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम आगे हो जाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 पारी सरकार चलाई, सरकार बनाई, और अब उनको केंद्र की तरफ लाने की तैयारी है। और इसका जिक्र खुद मनोहर लाल ने किया भी था जब उनसे पूछा गया था कि जब उनका त्यागपत्र आ गया मुख्यमंत्री पद से तो उसके बाद आगे का क्या है। तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया था, यह कहा भी था कि मुझे केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है और केंद्र की जिम्मेदारी के लिए आपको लोकसभा की तैयारी करनी पड़ती है। और लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम जिस पर सहमति बन गई है, सबसे बड़ा यही नाम। और उसके साथ साथ अशोक तंवर जो कि कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, लेकिन ताजा भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और अपने आप में बड़ी पकड़ उस बेल्ट में उनका भी है, और इस वजह से उनके नाम पर सहमति बनी। कृष्णपाल गुर्जर, इनके नाम पर भी फरीदाबाद में एक आम राय थी और इनके नाम पर ही इसीलिए पार्टी ने मुहर लगाया। और इसके साथ साथ राव साहब को गुरुग्राम से कैंडिडेट बनाया गया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अलग अलग राज्यों के तमाम नामों को, जो कि बड़े नाम हैं, उनका जिक्र तो किया गया है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 6 सीटों के लिए घोषणा कर दी गई है। और कमोबेश इसी की चर्चा थी। लगातार हम भी आपको बता रहे थे कि इन नामों को अगर हम देखें तो ये रेस में सबसे आगे हैं और इनके नाम पर ही आखिरकार मुहर लगेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक आपका। रजत पंजेटा है नीलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले शुरुआत गर्ग साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। जो बीजेपी की तरफ से नाम आए हैं, 6 सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया और खुद पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इसमें शामिल है, सबसे बड़ा नाम, अब उनको केंद्र में ले जाने की तैयारी है। ये अतुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। मर्जी किसी को टिकट दे, किसको चुनाव लड़ाए, वो इनका निजी मामला है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते जी। जहां तक कि
बात है लोकसभा चुनाव की। हम बार बार कहते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहां तक कि 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जो हम कहते थे अभी फैल हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी की सरकार फैल है और प्रदेश की जनता इससे बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है। और ये प्रमाण आपके सामने आ भी गया। मुख्यमंत्री बदलना, उप मुख्यमंत्री बदलना, इससे साफ सिद्ध हो जाता है जी कि सरकार फैल थी। ये भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान ने भी मान लिया भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते 10 की 10 सीट हारेंगे और हरियाणा से विधानसभा भी हारेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो ड्रामाबाजी है, ये गठबंधन जो है, ये ऑफ द रिकॉर्ड तो गठबंधन चालू है। जो नोटंकी उन्होंने की है सिर्फ वोट कार्टून नोटंकी है। गठबंधन यूं का यूं पड़ा है। आप देखोगे आज हिसार के अंदर रैली थी जेजेपी की, वही सरकारी अमला जमला, वही सरकारी सिक्योरिटी जो पहले थी मुखी यूं जेजेपी के उप मुख्यमंत्री जो थे उनके साथ आज भी लगी हुई थी। ये सिर्फ एक नोटंकी कही हुई है लोगों दिखाने के लिए, भाईचारा के अंदर फूट घेरने के लिए कि हम भाई अलग हो गए, कि वो एक दूसरे के ऊपर धोखाबाजी का आरोप लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं ये गठबंधन किस बात का था? कोई जनता इसका गठबंधन था क्या? जनता से पूछ के गठबंधन किया था क्या? जब चुनाव लड़ा तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 75 पार, और ये जनता कहती थी अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। और दोनों में मिलकर ये गठबंधनी ठगबंधन करके मलाई खाने का एक गठबंधन था। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं, मलाई खा ली, चुनाव आ गए, 2 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लगने वाली, चुनाव की घोषणा होने वाली है। इन्होंने एक ड्रामा खेला, ड्रामा करके कि तुम अलग लड़ो, हम अलग लड़े। और जो केंद्र का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बदलने से 9.5 साल प्रदेश की जनता का जो आपने बुरा हाल किया है, जो आपने महंगाई की मार मारी है, जो 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए, वो वापिस आ जाएंगे क्या? जो आपने करी वो दिन वापिस आ जाएंगे क्या? किसान के बेटे, जनता के जो बेटे थे उनको आपने जेलों में ढेका, वो दिन वापिस आएंगे? जो अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली मार के हत्या की गई, आम जनता की हत्या की गई, व्यापारियों से लूटपाट की गई, फिरौती मांगी गई, जो लोग मरे वो उल्टे आ जाएंगे क्या? यहाँ तक कि आपने महंगाई की मार एक नारा दिया था मोदी साहब ने 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे उसके बाद तो ये भूल गए, महंगाई की मार भी भूल गए, बहुत हुई मार भी भूल गए, महंगाई का मुद्दा भी भूल गए। मुद्दा क्या है? गर्ग साहब बाकी सारी बातों से मैं सहमत हूं आपके, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना गठबंधन पूछ कर किया था क्या? गठबंधन कौन पूछ कर करता है भाई? गठबंधन तो करने के बाद आप लोग जनता को बता देते हैं ना, तो ये पूछ कर उन्होंने किया था ना, आप लोग करते हैं। और रही बात की 2014 में एक नारा था, तो उसके बाद भी चुनाव हुआ है। ऐसा नहीं कि 14 में लोकसभा का आखिरी चुनाव हुआ था, उसके बाद भी चुनाव हुआ है और आपने तब भी मुद्दा उठाया था। बहरहाल विवेक चौधरी भाई, आपका गठबंधन टूटा उसको कह रहे हैं कि वो भी ड्रामा है। गर्ग साहब का कहना है कि वो भी ड्रामा है, असल में आप अभी भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जेजेपी भी क्या 10 की 10 तैयारी कर रही है? अतुल भाई, ड्रामा करने वालों को सब कुछ ड्रामा ही दिखता है। जो लोग खुद जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको कभी अपने जैसे ही लगता है। आज गठबंधन अगर टूटा है, दोनों पार्टियां अलग अलग हुई है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी बहुत जल्द आज रैली के बाद मीटिंग करके और जल्दी
अनाउंस भी कर देगी कि इस तरह से चुनाव में जाए। हम तो पहले दिन से एक ही बात लेके चल रहे थे कि 10 की 10 सीटों पे लड़ने के लिए हम चल, अगर गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन के तरीके से हम चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों पे हमारी बात, ठीक पर है। अगर गठबंधन टूटा है तो गठबंधन टूटने के बाद हम तैयार हैं और जो सीनियर लीडरशिप आदेश करेगी उसके बाद चुनाव में उतरने का काम करेंगे। पर यहाँ सुनने की बात यह है कि ये हिसार से ही आते हैं भजन काजी और ये कह रही है कि सरकारी अमला जामा ऐसे ही था वैसे ही था। कौन सा अमला जामा था? मैं वही रैली में तो ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं क्या इनको दिखता है, क्या इनके मन में डर है। सोते बैठते उठते जागते दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। भाई डर ऐसे ही रखो, आने वाला टाइम दुष्यंत है। हमने तो एक बात साफ सी कही है कि 40 साल और लोगों की सेवा में और निरंतर लोगों के बीच आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोगों की जो सोच है वो सबके सामने है। कांग्रेस की जो सोच रही है पहले दिन से वो सबके सामने है। कांग्रेस के अंदर बाबू बेटा की जो सोच रही है वो भी सबके सामने है कि बाबू बेटा ही रहे, तीसरा कोई रहे। हम तो एक चीज जानते हैं कि हरियाणा की जनता ने जहां हमें बिठाने का काम किया, हरियाणा की जनता है उससे ऊपर ले जाने का काम करेगी और आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, माननीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। और लोकसभा में भी जैसे चुनाव लड़ा जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम। आज वो लोग हमारे से बात कर रहे हैं जो 9 साल में अपना तो संगठन नहीं बना पाए। हमारी तरफ हमारे तो बूथ योद्धा और बूथ सखी सब बने हुए। ठीक है, एक सेकंड विवेक भाई, आपको रोक रहा हूं। अशोक तंवर क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। चलेगा। अशोक तंवर कुछ कह रहे थे जो कि कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम आज अनाउंस कर दिया गया है। हाँ विवेक भाई अपनी बात पूरी करें। हम तो ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें हमारे ऊपर कहना छीटा कैसी कर रहे हैं जिन लोगों के पास अपना संगठन ही नहीं बन पाया 9 साल। हम तो संगठन बूथ लेवल तक चाहे बूथ योद्धा हो चाहे बूथ सचिव हमने बढ़ाने का काम किया और मजबूती से चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, जनता के बीच में हमेशा रहे। और सोचने का विषय उनके लिए जिनके पास आज ना तो संगठन नाम की कोई चीज है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई जिला अध्यक्ष है और बूथ की तो बात ही। हम तो पहले भी मजबूती से लड़े हैं, आगे भी मजबूती से लड़े और ऐसी चुनौतियां हमें समय समय पे मिलती रही है, उनसे पार पाने का काम भी समय समय पे करते रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विवेक भाई, रोक रहा हूं आपको। अशोक तंवर लाखों जो वोटर्स हैं उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने और जिन लोगों की भूमिका थी उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको निभाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी का जहाँ तक है वो तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने एक अपने सहयोगी जो जिन्होंने उनके साथ 3 दशक तक काम किया उनको जिस तरीके से सीएम बनवाने में, एक सत्ता हस्तांतरण में जो जिम्मेदारी दी है तो ये त्याग की मूर्ति है। तो इसी तरीके से सब लोग इस पार्टी के अंदर त्याग, तपस्या, अनुशासन में रह करके काम करते हैं और इसीलिए देश इस पार्टी को पसंद कर रहा है। देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, जो किसान मजदूर गरीब का सशक्तिकरण जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो नौजवान के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए, 3 तलाक जैसा कानून वो ख़त्म कर दिया, नारी सम्मान के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। तो ये जो चीज़ें हैं इससे और आगे बढ़ कर के बहुत सी चीज़ें अभी करनी बाकी है। तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। और मैं तो सभी साथियों से ये कहूँगा जो दूसरी पार्टियों में है कि अब पार्टी मत देखो, अब सिर्फ देश देखो। देश कौन बना सकता है और देश बनाने की क्षमता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। आपने सर कांग्रेस भी देखी, आपने आप भी आज बीजेपी में, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? फर्क ये है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। काले काम करते हैं, कोयले की दलाली करते हैं, उन्हीं के लिए जो काले की दलाली करते हैं उनका मुंह जब काला होने लग जाता है तो फिर वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका नाम ले लेते हैं कि भाई ये वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई 10 साल में। आप बताइए
हरियाणा में इस देश के अंदर जिन लोगों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप किए, तो आज भी देश देखना चाहता था कि ये 2024 से पहले जेल में हो, लेकिन अब 2024 तो आ गया। अब तो लोकसभा के बाद फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने देश का लाखों करोड़ रुपया लूट करके विदेशों में भेज दिया, अपने घर भरने का काम किया। किसान मजदूर को तो मार रखा है इन लोगों ने। कांग्रेस में तो ये संभव ही नहीं है। कांग्रेस में तो जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है वो बाकी सबको खत्म करने में लग जाता है। ठीक है, अशोक तंवर को गर्ग साहब सुना आपने, काफी कुछ पोल खोल गए। बहरहाल इस पर टिप्पणी आपसे बाद में लूंगा। पंजेटा साहब, दो चीजें, एक तरफ की बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 6 जगहों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी नाम शामिल कर दिया गया जो कि पहले से ही संभावित था। अब दूसरा विषय जो गर्ग साहब उठा रहा है, जिसका विवेक चौधरी ने जवाब दिया कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में सामना करेंगी बीजेपी का, इनेलो अकेले सामना करेगी बीजेपी का, और अब जेजेपी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के इन मजबूत कैंडिडेट के सामने आप लोगों के पास कितने विकल्प हैं, यह भी सवाल है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के पास अतुल जी विकल्प की कोई कमी नहीं है। और हमारा शुरुआती मैं आपको इसमें कह देता हूं कि हमारा सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और गुड़गांव के ऊपर हम जीतने की स्थिति में हैं आज। और बाकी जो 5 बची लोकसभाएं हैं, उन 5 बची लोकसभाओं में भी हमारा प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, प्रयास भी हमारे अच्छे रहेंगे और प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। ये निश्चित तौर पे मैं आपको आज बता देता हूँ। दूसरी बात, यहाँ मैं सुन रहा था कि बात हो रही थी कि ये जो बात हो रही है कि ये समझौते के तहत जो है ये गठबंधन ये तोड़ा गया है। तो एक दीपेंद्र हुड्डा ने दिसंबर 2023 पिछले साल दिसंबर में एक खुले मंच से एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात दिसंबर में बोल दी थी। अब दिसंबर में उन्हें ये सब कुछ की कैसे जानकारी थी, ये तो खुद आप दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लेना कि आपको ये सारी जानकारी दिसंबर में कैसे थी। लेकिन वो जहां बोल गए कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की बात उन्होंने कहा कि जेजेपी करेगी, और उन्होंने अभय सिंह जी का भी नाम ले दिया। ये कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा है, मुझे बताएंगे आप? कभी आपने ये क्यों नहीं कहा कि बीजेपी सेंधमारी करेगी? और आप मुझे बताएं 2014 में जब आपका वोट परसेंटेज इंडियन नेशनल लोकदल से भी 2.5% कम था और इंडियन नेशनल लोकदल के 2 फाड़ होने की वजह से आपको कुछ फायदा हो गया, वोट इधर उधर चले गए, तो ये वोट बैंक तो हरियाणा की जनता, इसके ऊपर आप कैसे क्लेम कर सकते हो? ये जिसको चाहेगी सर पे ताज पहनाएगी, जिसको चाहेगी बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो पहली बात आप ये बार बार दूसरी बार इन्होंने एक और अभी स्टेटमेंट दी, वहां पे भी रिपीट किया था कि कांग्रेस का क्या वोट बैंक है? क्या आप बताएं 2014 में क्या आपका वोट शेयर था? जब आपका वोट शेयर ही हमसे कम है, हमसे एक एमपी कम है, तो आपने क्या पूरे हरियाणा का जो वोटर है, चाहे वो बीजेपी को वोट करे चाहे किसी भी दल को वोट करे, और शुभकामनाएं मेरी सभी दलों के लिए। आप जाइए जनता के बीच में, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। जो जनता का विश्वास जीतेगा, जनता उसे वोट करेगी। ये बार बार ये बोल देना कि कांग्रेस का वोट बैंक है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। अपने आप को पहले से आप क्लेम कर रहे हो। आप बताइए राजस्थान में आपका क्या भाजपा के लिए वोट मांगने जाएंगे आप? आपके घर में टिकट आई है ना अभी एमपी, तो आप बताइए कि आप क्या राजस्थान में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? और आपको कैसे पता था? इतने किसी को नहीं पता ये बात, आपको इस बात की जानकारी कैसे थी? तो क्या आप जैसे सब बोलते कि जैसे आप राज्यसभा में चले गए, जिस तरीके से आप फेवर करते हैं बीजेपी की, सारा कुछ आप अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हो क्या? अभी तो ध्वनि मत से हुआ है, नई सरकार बनी है, अब तो टाइम था, यानी ये भी आपको पहले से पता था, यानी आपकी सारी सेटिंग थी, तभी आपने अविश्वास प्रस्ताव को वरना क्या आवश्यकता थी? अब आप ला ही नहीं सकते 6 महीने तक। ये भी तो ये इस वक्त तो असली, ये तो सही जनता को देखना, हरियाणा की जनता को ये तो सही मौका था अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो आप बताइए आप ला सकते हो क्या नहीं? यानी आपने भाजपा को फेवर किया है। आपके खिलाफ, आपके पिताजी के खिलाफ 6-7 मुकदमों में वो जमानत पर है। आप तो खेल रहे हो सारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, जो भी हाउस का बिजनेस होता है उसमें आप सारा जो बीजेपी कहते हैं उस हिसाब से करते हैं।
तो ये यहाँ बोलने की, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कौन ए टीम है कौन बी टीम है, क्या क्या शाही कांड था, कहाँ कहाँ आपने बीजेपी को बेल आउट किया है, कहाँ आपने बीजेपी को और जनता को आप ये दिखाते हो दूसरों को बोल के ये ए टीम है वो बी टीम है। आप दे देते किसानों के आंदोलन के अंदर इस्तीफा, आपने वो भी नहीं दिया। खैर छोड़िए, ये बात तो हो गई। जहां तक जो आपने कही है ठीक है, अभी लिस्ट आई है, ऐसे ऐसे और लिस्ट भी आएंगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ठीक है, अगर खट्टर जी को करनाल लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया, यानी भाजपा के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा फीडबैक होएगा जी कि करनाल में आपको कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, आपको सिरसा में कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा। अंबाला में तो उनका स्वर्गवास हो गया था रत्नलाल कटारिया जी को और उनकी धर्मपत्नी को ये जो है वो टिकट देने का काम किया। और बाकी तो सभी नाम सेम ही है, जो भी बाकी के 3 नाम है उसमें कोई चेंज नहीं की गई है। तो ठीक है, अपना आना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी को आप देखिए, बेरोजगारी को आप कैसे, लॉ एंड ऑर्डर को, वो तो सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो मुद्दे वैसे रहेंगे। ये काम तो जनता का है, जनता के ऊपर सबसे बड़ी बिल्कुल चीज है सहमत हूं इस बात से कि भाई पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इनेलो भी उतारेगी, जेजेपी भी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, आम आदमी पार्टी भी उतारेगी। तो बीजेपी ने उतार दिया तो क्या गलत किया, इसमें कोई बहुत इफ बट नहीं है। हाँ, जो बात पंडिता साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के पास, उनके आला नेतृत्व के पास कुछ इनपुट ऐसा रहा होगा कि एक सीट जो है यहां पर बदलाव की जरूरत है, एक सीट पर आपके एक सांसद के टिकट काटना जरूरी है, वहां पर आप एक दूसरे नेता को ज्वाइन कराते हैं, बीजेपी उनको देते हैं। तो ये रणनीति का हिस्सा है और सारी पार्टियां करती हैं। बहरहाल भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। गहलोत साहब, बीजेपी की जो सूची दूसरी आई उसमें 6 नाम हरियाणा से और सबसे बड़ा नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री का ही है। जी देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे सीनियर नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जिस भी पार्टी के नेता को जो भी जिम्मेवारी देते हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। जी, हमारी पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से है नहीं कि जिनके जितने भी सीनियर नेता हैं वो लोकसभा का इलेक्शन छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो और चाहे कोई भी हो। इनका कोई आदमी चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनको एक डर बैठा हुआ है कि जिस तरह से पीछे इनकी सारी सीटों पर, मोस्टली सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी, वही हाल इनका अब की बार होने वाला है। ये बहुत डरे हुए हैं, इसलिए ये कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। और जिसका ये बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग गुणगान करते, भूपेंद्र हुड्डा की गढ़ की बात करते, पीछे ये सोनीपत से चुनाव लड़े थे, इनका क्या हाल हुआ। और अगर इनका गढ़ है तो हम तो इनको चैलेंज करते हैं कि ये सोनीपत में आए चुनाव लड़े, क्यों भाग रहे हैं डर के, क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, हमारे को समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि लोग इनको नकार चुके हैं। इनको ये पता है कि पिछली बार तो जमानत बच गई थी, 2.25 लाख के करीब हारे थे, अब की बार आएंगे तो इनकी जमानत भी जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी के पास आज तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, किसी भी सीट पर नहीं है, कोई सिरसा में नहीं, कोई हिसार में नहीं, कोई अंबाला में नहीं, कोई कुरुक्षेत्र में नहीं, कोई रोहतक में नहीं, कोई सोनीपत में नहीं, कहीं भी इनके पास उम्मीदवार नहीं है। ये तो देखिए अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये तो परिवार है, चाहे हरियाणा स्तर पर ले लीजिए चाहे नेशनल स्तर पर ले लीजिए। और दूसरा कैंडिडेट बदलने की बात पे मैं आ जाता हूँ। हमारी पार्टी में तो सबको मौका मिलता है, ये नहीं कि यहाँ से तो भूपेंद्र हुड्डा का लड़का ही लड़ेगा और किसी को कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तो फलाने का बेटा ही लड़ेगा और किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का नेता लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और सबको बराबर का हक है। हम सबको अवसर देते हैं और सब हमारा चुनाव लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस पार्टी, हमारा नेतृत्व जिसको जो जिम्मेवारी देता है वो उसके पूरी तरह से निर्वाह करता है और उसमें किसी किस्म का हमारे को संकोच नहीं होता। और ये तो मैं कहना चाहूंगा कि 2019 में भी हम 10 की 10 लोकसभा के चुनाव जीत कर आए थे और आने वाले समय में भी हम 10 की 10 लोकसभा का चुनाव जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है गर्ग साहब, भाई पंजेटा साहब ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं कि आपको कैसे पता था, आपके नेता को कैसे पता था कि हाँ यह समझौता होने वाला है, जो कि गठबंधन टूटेगा लेकिन फिर भी अंदर खाने समझौता रहेगा। गहलोत साहब ने भी कुछ सवाल उठाए हैं और सबसे अहम बात की विवेक चौधरी कहते हैं कि अगर आपको इतना ही डर है कि दुष्यंत के बिना आप नहीं रह सकते
तो फिर इस डर का इलाज जेजेपी के पास नहीं है, इसका इलाज कांग्रेस को ही करना होगा। और रही सही, अशोक तंवर अभी आए थे, वो पूरी कर गए। देखिए, अतुल जी, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं डरी हुई। कांग्रेस तो हमेशा कहती हुई है, यहां तक कि अगर ये डरे नहीं होते, आज सरकार ने अच्छा काम किया होता, मुख्यमंत्री ने जनता के हित के अंदर काम किया होता, किसान के हित में काम किया होता, कर्मचारी के हित में काम किया होता, व्यापारी के हित में काम किया होता, तो हाईकमान मुख्यमंत्री बदलती नहीं। उन पर सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, धरातल पे बिल्कुल टुकड़ा साफ है, कुछ आने जाने वाला नहीं है, इसलिए एट द स्पॉट मुख्यमंत्री बदला गया है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। मैं यही बताना चाहता हूं तो जी, कितनी ही चाहे मुख्यमंत्री बदल लो, चाहे सारा मंत्रिमंडल बदल लो, जनता पूरी सरकार बदलने का मन बना चुकी है। ये मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है कि मुख्यमंत्री आप बदलोगे या मंत्रिमंडल बदलोगे, ये तो सरकार बदलने का टाइम आ रहा है। और जहां आपने कहा कि कैसे पता लगा, इनसे ऐसे करेंगे, और पूरा जनता गिरा रही है। ये समझौता किस बात का था? आज ये समझौता आपको ही पता है, समझौता था मलाई खाने का, समझौता था महकमे बांटकर बीमने का। मैं नहीं कहता, इनके विधायक कहते थे भी जो हुआ आपके सामने है, क्या हुआ भाई, एक ही आदमी सारे महकमे बीम रहा है, मंदिर बात हो रही है। इस बात की लड़ाई थी, इस बात का मुद्दा था, और यह भी पता था भाई ये चूड़ी चढ़ेगी, क्या चूड़ी चढ़ेगी भाई, जहां जब लोकसभा चुनाव आएगा, इनको दूध की तरह मक्खी से बाहर निकालकर भारतीय जनता पार्टी मार निकालेगी। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई ना गर्ग साहब। नहीं, ये तो गजब की बात हो गई। अभी आप कह रहे थे कि समझौते वाला गठबंधन टूटा है, समझौते के साथ टूटा है, अब कह रहे हैं दूध की मक्खी से। नहीं, ये तो गलत बात है गर्ग साहब। अपनी ही कई बात को आप काट रहे हैं, आप अपनी ही कई बात को काट रहे हैं। मैं काट नहीं, अरे बिल्कुल काटा आपने अभी कहा, आपने कहा कि ये समझौता के साथ गठबंधन टूटा है, यानी पीछे से अभी भी समझौता है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये होना था, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना था। ये क्या मतलब है? बता रहा हूं, इनका समझौता ही बैकडोर से क्या है तो फिर देख लेंगे, ताकि 7-8 फिर आपने तीसरी बात भी वही बोल दी। अरे भाई गर्ग साहब, अगर समझौता के साथ गठबंधन टूटा है, तब तो फिर दोनों एक ही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, दूध की मक्खी की तरह इनको निकाल कर फेंक भी दिया गया है। अतुल जी, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आप सारे पर्दे खुलवा लो। आज इनकी फाइलें तैयार हो चुकी है, क्या तैयार हो चुका है? अरे फाइलें तो बहुतों की तैयार हो चुकी हैं, फाइलें तैयार होती रहती है। आपकी फाइलें तैयार हुई है कि नहीं है, सवाल इस बात का है। गहलावत साहब ने नाम गिनाया कि कहां पर आपके पास कैंडिडेट है कि नहीं है। क्यों कांग्रेस ने गठबंधन में भाई एक कैंडिडेट दे दिया आम आदमी पार्टी को? अगर आपके पास थे तो आप दे देते, लिस्ट अभी तक आपकी आ जाती। हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत हमने एक सीट दी है चंडीगढ़, हम सीट। अरे तो आप गठबंधन करें तो ठीक है, कोई और गठबंधन करे या तोड़े तो ठीक नहीं है। ये तो गजब की बात है। बिल्कुल गलत है। ये कहते थे हमारा पवित्र गठबंधन है, पूरा 5 साल चलेगा। भाई सरकार तो उन्होंने चलाई ना, सरकार तो उन्होंने ईमानदारी से 4.5 साल चला दी ना। वो पवित्र है या नहीं पवित्र है, उससे क्या लेना देना। बहरहाल विवेक चौधरी, नहीं ऐसे नहीं गर्ग साहब, ऐसे नहीं, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। और पंजेटा साहब ने पूछा था भाई कौन सा वोट बैंक है आपका कौन सा वोट बैंक काटेगा? वोट बैंक जनता हमारे साथ है, जनता का जेजेपी हमारे साथ है, हमारे पास ही है जनता। तो खड़े हुए हैं अतुल भाई, हाँ विवेक जी अतुल भाई, ये खुद ही कंफ्यूज्ड आदमी, ये बारी बारी अपनी बात बदलने का काम करते हैं। ये वही उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके नेता कभी कहते थे हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, और बाद में क्यों गठबंधन करते हैं। ये वही पार्टी है, जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था तो इनके दोनों नेता बाबू बेटा दिल्ली में जाके छुप के बैठे थे अपनी कोठियों में,
कि वो उन जनता की बात कर रहे हैं जिनको अरे जलने के गर्ग लिए साहब मजबूर सुन कर भी दिया लीजिए, था। एकदम धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं। ये- विवेक भाई को सुनने ये- दीजिए। हो गया भाई, ये- हो गया गर्ग साहब, वही हो है गया, क्या? हो गया, हो गया। अब भाई आपकी आवाज कम जा रही है, उनकी ज्यादा जा रही है, सुनने दीजिए। हो गया भाई, इतना ये ब्लड वही- प्रेशर क्यों बढ़ा लेते हैं अपना? इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछ लीजिए। उस टाइम जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था बारी बारी, तो ये लोग वहां फार्म हाउसों में अपने में छुप के बैठे थे। उस टाइम इनको जनता नहीं दिख रही थी। ये कहाँ थे? आज कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, ये जिसको नेता कहते हैं, जिसको ये अपना नेता मानते हैं, उनकी अध्यक्षता में जितने भी चुनाव लड़े गए, चाहे 2009 का लड़ा गया हो, चाहे 14 का लड़ा गया हो, चाहे तमाम राज्यसभा के चुनाव लड़े गए हो, तमाम चुनाव हारने का काम किया गया। आज ये उनको नेता मानते हैं और ये कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। अरे टाइम आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, जनता बता देगी जनता किसके साथ है और जनता कहाँ है। आप सिर्फ यहाँ बैठ के ऊंचा ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं जी मलाई खा गए, फलाना खा गए, ढमकाना खा गए। अरे आज तक आपसे एक तथ्य तो दिया नहीं गया। आप हाउस के अंदर कुछ बात करते थे, हाउस के बाहर आके आपके नेता कुछ बात करते थे। आपके पास एक फैक्ट हो किसी भी बात का तो आप रखिए ना, आज भी रखिए। हम तो बारी बारी कह रहे हैं, हमने तो जनता की सेवा के लिए ये गठबंधन किया था। आज गठबंधन टूटा है तो हम दोबारा जनता के बीच में हैं। जब सरकार में थे तब भी जनता के साथ थे। जनता से गायब कौन था, जनता के बीच में नदारद कौन था, वो सबको पता। जो अपने संगठन तक नहीं पहुंच बना सका, जो अपनी पार्टी को एक नहीं रख सका, जिसकी पार्टी के 5-5 अध्यक्ष बन जाए और उसके बाद भी पंचों के अलग अलग बयान हो, तो जनता सब जानती है। जनता को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। हमें तो एक चीज का पता है कि जनता जनार्दन ने हमें कुर्सी पे बिठाने का काम किया था और भविष्य में भी जनता जनार्दन ही कुर्सी पे बिठाएगी। आप लोग ये समझ के बैठे थे कि ये जो सत्ता है ये किसी की बाप होती है, ये किसी की बाप होती है। हमें तो ये पता है कि जनता के साथ पहले भी थे, जनता के साथ आगे भी हैं। आप लोग ये बताइए कि आपने क्या किया? जहां आप अपना गढ़ बताते हैं वहां ही आप विकास नहीं करा पाए। हमने तो वहां भी विकास कराने का काम किया। मारुति को खरकोदा, जहां पे आप फार्म हाउस और प्रॉपर्टी डिलीवरी करने का काम करते थे, वहां लाने का काम किया। आप ये तो बताइए कि हमने जो वादे किए, जिन वादों को लेके हम जनता के बीच में गए, उन्हीं वादों को लेके हमने सरकार चलाने का काम किया। और जब अंत की घड़ी में हमारा गठबंधन भी टूटा है तो वादों को लेके ही टूटा है। हमने तो एक ही बात कही थी, एक भी सीट की जरूरत नहीं, 5100 पेंशन कर। आज आप यहाँ बैठ के ऊंचा ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। गर्ग साहब जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे 50% आरक्षण हो महिलाओं का पंचायती राज संस्थान में, चाहे 33% आरक्षण हो राशन डिपुओं में, चाहे युवाओं को आरक्षण दिलवाने की बात हो 75%, सभी चीजों के ऊपर हम खरे उतरने का काम किया है। चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम हो, चाहे उद्योग लगाने का काम हो, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आप लोगों की तरह नहीं है कहा कुछ और करा कुछ। वो 2019 से पहले की वो रैली भूल गए क्या? ये कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। उन्हीं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आप अपना नेता मानते हैं? उनसे तो पूछ लो अब ये वही कांग्रेस है कि नहीं है। आज आप खुद तो कहते हो हम मजबूत हैं, हम ऐसे करेंगे, और जब चुनाव की बारी आती है फिर गठबंधन की तरफ जाते हो। अभी भी इंतजार में इसमें हो कि शायद कहीं से और कुछ हाथ पल्ला लग जाए, कोई आ जाए और चुनाव लड़ा ले। आप रियलिटी यही है, आपके पास आज के दिन पूरे कैंडिडेट भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हो, आरोप के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं फैक्ट्स के साथ आइए। चुनाव में जनता दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। अरे गर्ग साहब हो गया भाई, धारा प्रवाह इतना मतलब भाषण नहीं देना है। गर्ग साहब हो गया, अरे हो गया गर्ग साहब, 1 मिनट प्लीज। हो गया भाई, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। अरे इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा लेते हैं अपना? शांत रहिए। पंजटा साहब, भाई गर्ग साहब बहुत ज्यादा नाराज हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे उनके पास कि खुद ही अकेले बोलेंगे 1 घंटा। सवाल इस बात का है कि जब आप पूछ रहे हैं उनसे कि उनके वोट बैंक कौन सा है, क्या सिर्फ एक बिरादरी को ही वो वोट बैंक मानते हैं जिसको काट देगा विवेक चौधरी की पार्टी काट देगी? फिर कहते हैं 36 बिरादरी की बात। बीजेपी का अपना अधिकार है, आपने भी कहा कि इनेलो का अपना अधिकार है, वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। मुख्यमंत्री उन्होंने बदला और
जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको अपना लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया। तो इसमें मुझे लगता है कि मुद्दों का तो कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे तो रहेंगे और उन मुद्दों को उठाने का आपके पास भरपूर मौका भी होगा और बीजेपी के पास जवाब देने का भरपूर मौका होगा। जेजेपी जो कि सत्ता से हट गई है उसके पास भी जवाब देने का मौका होगा, उस पर आरोप लगेंगे, वो उनका जवाब देंगे। जनता के बीच में जाएं। देखिए, मेरी इस बात का जो जवाब है वो मैं कोई इस बात से असहमति नहीं जता रहा जो गर्ग साहब ने कही है। वो गर्ग साहब इस बात को इस तरीके से भी कह सकते थे कि आज जो जेजेपी के लीडर हैं ये दुष्यंत चौटाला, इन्होंने भरे मंच से ये बात स्वीकारी है कि 4.5 साल जो सरकार चली है वो हमारे समर्थन से चली है। और उसमें मैं एक जो बात अभी जो आगे उन्होंने कही कि आज भी हमारे समर्थन से चल रही है, उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आज भी हमारे समर्थन से चल रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं तोड़ना चाहता था। और रही बात यहाँ अगर 5100 पेंशन की बात थी तो वो शुरू में ही कह देते कि मुझे एक भी महकमा नहीं चाहिए, 5100 पेंशन करो। या कभी बीच में कह देते कि मैं सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूं भाई, समर्थन तोड़ रहा हूं, 5100 पेंशन करो। आज आपका समझौता टूटा है सिर्फ सीट ना मिलने की वजह से, और उसके ऊपर अगर आप ये बोलते हो कि 5100 पेंशन वाली जनता को गुमराह करने के लिए, सीधा सीधा जनता समझती है कि 4.5 साल में अगर आप नहीं करवा पाए, इस्तीफा नहीं दे पाए, अपने महकमे नहीं छोड़ पाए और सरकार के साथ रहे और कह रहे हो आज भी हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सीट ना मिलने की वजह से कल तक ये अपने आप को एनडीए का पार्ट, एनडीए, हम एनडीए का हिस्सा है, हम एनडीए का घटक दल है, हम एनडीए में है, हम एनडीए में शामिल है, एनडीए एनडीए कर करके दिमाग खा लिया इन्होंने हमारा सारी डिबेट में। और एनडीए ने इनको क्या दिया? एनडीए ने इनको वो हाल किया इनका, अब जो राजस्थान में इनका हाल होने वाला है। देखिए, जनता सब समझती है आपका वोट बैंक क्या है, कि कौन क्या समझौता। मैंने कब इनकार किया इस बात से? मैं इस बात से, मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न ये था कि दीपेंद्र हुड्डा को दिसंबर 2023 को ये कैसे मालूम था कि समझौते के तहत गठबंधन टूटेगा और इनको कोई सीट नहीं मिलेगी? ये खुफिया जानकारी दीपेंद्र हुड्डा ने खुले मंच पे बोली है ये बात। मुझे आपत्ति सिर्फ उनके एक स्टेटमेंट में से थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक है, जिसमें उन्होंने अभय सिंह जी का नाम लिया और जजपा का नाम लिया। अरे आपने भाजपा का नाम क्यों नहीं लिया? आप कभी भाजपा का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भाजपा कांग्रेस का वोट नहीं खाएगी क्या? आप भाजपा के मामले में चुप क्यों जाते हो? चुप्पी क्यों साध लेते हो? क्यों? आपको इतनी भाजपा की अंदर की इतनी जानकारी है। अभी आपके कांग्रेस के एक सदस्य परिवार के अभी अब वो भाजपा की टिकट दिला के हटे आप उनको राजस्थान से। जब इतनी जानकारी भाजपा के साथ है, इतना अंदर का सारा कुछ जानकारी रखते हैं, तो आप बताइए जनता को कि आप दिसंबर में आपको कैसे मालूम था? ये तो सबको मालूम है। ये कौन सा दुष्यंत ने कोई डिनाय थोड़ी ना किया है। दुष्यंत ने बड़े स्टेज पे ये बोला है कि हमारे समर्थन से चली और आज भी चल रही है हमारे समर्थन से हरियाणा की सरकार। वो ये नहीं बोल रहे कि हम अंदर हाथों, और ना वो कह रहे कि मैं गठबंधन तोड़ना चाहता था। भैया वो खुद बेचारा स्वीकार कर रहे हैं अपने मुंह से कि समझौता है, तो हम क्यों इस बात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं? प्रश्न कुछ और था, चलिए उसका उत्तर नहीं मिला। अब चांस मिलेगा तब उत्तर ले लेंगे। आप बजरंग जी से आप पूछ लिए। रही बात, तो देखिए मुद्दे तो अतुल जी बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है, सरकार के खिलाफ रोष भी बहुत है। चेहरा बदल देने से नीतियां नहीं बदलती हैं। दिक्कत है बीजेपी की आइडियोलॉजी से, बीजेपी की नॉन परफॉर्मेंस से। आप बीजेपी का कोई चेहरा देखिए, एक कहावत है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। तो खट्टर साहब के साथ तो ये हो गया, जब आए तो भाजपा वालों को कोई खुशी नहीं हुई थी। और आज भी अगर आप देखें तो अनिल विज सीनियर नेता है और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बने। अगर उनको बनाते तो शायद ऑपोजिशन भी इस बात को स्वीकार कर लेता कि हाँ भी आपने अपनी पार्टी में एक डेकोरम, एक सीनियोरिटी को मेंटेन करके रखा है। एक जो विधायक भी नहीं है, नारायणगढ़ से उठा के उनका बेचारा घर बदल दिया आपने कुरुक्षेत्र। आप कह रहे हैं कुरुक्षेत्र का घर भी खाली करके करनाल जाओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालो। तो करनाल में जाके अगर आपको ये लगता है कि नायब सैनी विधायक का भी चुनाव जीत जाएंगे, मेरे को इस पे डाउट है, क्योंकि उनकी खुद की वाइफ ने जब निकाय चुनाव लड़ा तो वो 4थी पोजीशन पे थी। तो अगर आप, ठीक है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके लिए हम कुछ नहीं कहते, उनको बधाई भी देते हैं। मैं तो चाहता हूँ भाजपा ऐसे ऐसे लीडर बनाए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। कम से कम खट्टर साहब के पास कुछ करते करते टाइम बिता के कुछ तो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया होगा, कुछ तो एक्सपीरियंस गेन। और मंडेटा साहब, आज आपको मनोहर लाल अच्छे लगने लगे, सिंपैथी उनके प्रति हो गई।
भाई जब वो नए नए आए थे ना तो उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था सरकार चलाने का। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे साथ ही वो चुनाव के दौर में जब चुनाव चल रहे थे तो कई कई घंटे बैठे रहते थे और हमें भी एहसास नहीं होता था कि हाँ कल को ये मुख्यमंत्री होंगे, और हुआ। और उन्होंने आज इस बात का जिक्र सदन में किया कि मुझे भी अनुभव नहीं था। तो अगर सैनी साहब को अनुभव नहीं है तो उनको संगठन का अनुभव है, उन्होंने खट्टर साहब के साथ ही काम किया इतने समय, वो अनुभव भी आ जाएगा। बहरहाल विवेक चौधरी कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं। अनिल विज जी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, अनिल विज जी कैबिनेट भाई मिनिस्टर है। अनिल विज जी बीजेपी के हैं, बीजेपी उनको संभाल लेगी, उसकी चिंता किसी और करने की जरूरत नहीं है, गहलावत साहब की पार्टी है। बताइए चौधरी साहब कुछ कह रहे थे आप। अभी रजत भाई कह रहे थे कि हमारे समर्थन से चली, हमने तो कभी जवाब नहीं दिया, हमारे समर्थन से चली और जब टूटा तो सबके सामने टूटा। बारी बारी सबको एक चीज का वो था, कब टूटेगा कब टूटेगा कब टूटेगा, और हम एक ही बात कहते थे जब टूटेगा सबको पता लग जाएगा, और सबको पता भी लग गया। अगर आज भी कोई मानता है कि गठबंधन है तो मान ही जाए, वो तो हमने आज रैली में सबके सामने बताने का भी काम किया, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने सबको सारी बात बताने का भी काम किया। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता किसी के तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जनता के बीच में जो हमने मैसेज देना था हमने दे दिया, और जनता के बीच में जाके आगे बात करने का काम करेंगे। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं, जनता ने पहले हमें बिठाया था और हमें आगे भी जनता बिठाएगी। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, हमें ज्ञान ना बांटिए। आपको डंडा झंडा पार्टी फंड सब कुछ दे के आए थे, वो आपसे संभले नहीं, आज आप हमें ज्ञान देने की बात कर रहे। हमारी पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। हम तो स्टेटमेंट अपनी बताइए, हमें ना बताइए, हमारे हम अरे आपका धन्यवाद है, चलो यानी आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हम तो अपनी पार्टी की नीतियों को लेके, ताऊ देवीलाल की विचारधारा को लेके जो चले थे उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा एक विजन था, माननीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन है, और उसी विजन को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया आपका मीम बना के, वो देखना आप जाके अभी थोड़ी देर में। अरे आप देखिए, आपको जरूरत है समय समय पे आप आपका रहता है, आप देखिए, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, अब अल्टीमेटली प्रश्न यही रह जाता है कि सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगी, कोई कमजोर होगा कोई बहुत मजबूत होगा, लेकिन सब कहेंगे कि हमारा कैंडिडेट ही सबसे मजबूत है। वहां पर फिर जब बात आएगी मुद्दों की, तो गर्ग साहब के पास इतने मुद्दे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे और हमारा कमजोर कैंडिडेट भी होगा, जिसको आप कह रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो भी जीत जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 पॉइंट पे अपनी बात कर रखना चाहूंगा। एक तो इन्होंने माननीय मनोहर लाल जी के खिलाफ एंटी कमेंट्स की बात की। मैं इनको याद दिलाऊंगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी 7 सीटें जीती थी। जब माननीय मनोहर लाल जी 5 साल मुख्यमंत्री रह गए तो हमने 10 की 10 सीटें जीती थी। और आज भी चाहे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते, चाहे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है। क्योंकि एक पार्टी, हमारी पार्टी ऐसी है जो सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। और 36 बिरादरी की ये पार्टी है। यहाँ ना पार्टी की बात कोई होती, ना भाई भतीजावाद की बात होती, ना परिवारवाद की बात होती। हम सबका कल्याण लेके हमारी पार्टी चलती है। और जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है 9.5 साल में, और वो आखिरी व्यक्ति भी जो गरीब से गरीब आखिरी लाइन में बैठा है, उस तक हमने लाभ पहुंचाने का काम किया है। तो हमारी सरकार तो चाहे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते, चाहे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। दूसरे मेरे कांग्रेस के भाई की मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो ये ज्यादा बोलते हैं ये तो लिख के लाते हैं। इनको ऊपर से आदेश होता है कि हमारे पास कहने को तो कुछ है नहीं और दूसरे को बोलने का मौका मत देना। तो एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि इनका गठबंधन जो है, आपको याद होगा जब अंधा हजारे जी का एजुकेशन चला था और उसमें केजरीवाल ने क्या कहा था? केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था कि जो ये ईडी है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसको भंग कर देना चाहिए। जब जो सोनिया को और राहुल गांधी को और ऐसे ऐसे लोगों को, शीला दीक्षित को,
ऐसे चोरों को जब अरेस्ट नहीं कर सकती तो उसका कोई महत्व नहीं, इसको भंग कर देना चाहिए। और किस तरह से ये उनको चोर बताते और सत्ता में आए थे, और दूसरे कांग्रेस के लोग भी उनको क्या क्या कहते थे। मैं संदीप दीक्षित को भी सुनता था, उनके बारे में क्या क्या कहते थे। एक बोतल के शराब की बोतल के साथ एक फ्री देने की स्कीम आई, फलाना पैसा लूट लिया, ये लूट लिया। आज क्या कारण है? जब ये सक्षम है, मैं कहता हूं जब कांग्रेस पार्टी सक्षम है और ये कहते हैं कि हमारे तो इतनी इनकी कमेंसी, हम तो वैसे ही हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, फिर ये चोर चोर मुशेरे भाई क्यों बने? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये क्या कहेंगे पंजाब में? पंजाब में तो एक दूसरे को फिर चोर चोर करेंगे और हरियाणा में आके चोर चोर मुशेरे भाई बन जाएंगे। तो ये इसका गठबंधन ऐसा गलत होता है जिनकी विचारधारा एक ना हो। आज मैं ये कहता हूं, ना तो हरियाणा में कांग्रेस के पास नेतृत्व है, और ये गठबंधन जो भी बना है इनका, चाहे मैं तो कहता हूँ सारे जितने ने बेल ली हुई है, जो पैरोल पर सबके सब इकट्ठे होके और इन्होंने गठबंधन बनाने का काम किया। जो 2-4 पार्टी जिन लोगों पे केस नहीं थे भ्रष्टाचार के, चाहे वो नीतीश कुमार थी चाहे चैन चौधरी थे, वो तो इनके गठबंधन से बाहर होकर हमारी तरफ आ गए, और ये जितने लुटेरे लोग थे ये साथ के साथ इकट्ठे रह गए। अब इनको जनता समझती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कैडर है, ना इनका नेता है, और ये गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं इनको ये भी नहीं पता। ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई नेता है, ना कोई नियत है। तो ये किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और ये क्या कह के वोट मांगेंगे? सिर्फ हमारी आलोचना करने से जनता इनको वोट नहीं देगी। इनको कोई ना कोई, देखिए हम वैसे तो ट्यूशन नहीं रख रहे कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए। इनके पास संगठन ही नहीं है। और कितने ग्रुप हरियाणा प्रदेश में है, कितने इनका राष्ट्रीय स्तर पर है, हर रोज कोई ना कोई नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, हरियाणा में भी 2 ग्रुप थे, अब एक तीसरा भी चला गया। अब इनका क्या हाल होगा ये तो भगवान रखवाला है। और ये तो मैं कहता ठीक है, गर्ग साहब इसका जवाब देंगे। बताइए गर्ग साहब, फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, ये जो बात करते हैं भूपेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं, ये वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा ही देखो 2 साल में क्या काम किया, कहते हैं जमानत के ऊपर है। इन्होंने जितने भी विपक्षी नेता है जो जनता की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर ईडी छोड़कर, सीबीआई छोड़कर टूटे मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया। ये तो वोट चोर पार्टी है, विधायक चोर पार्टी है, सरकार चोर पार्टी है। जो पार्टी 36 वोटों के अंदर 8 वोट की चोरी चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम में कर ले, उससे बड़ी झूठी पार्टी हो सकती है? जो चलती सरकार महाराष्ट्र के अंदर चलती सरकार चोरी कर ले, मध्य प्रदेश में कर ले, ये बात करते हैं जब अपनी इंसानियत की। दूसरी बात ये कहते थे, तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी, हमारे बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री है, जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, तीसरी बार सरकार बनेगी। भाई क्या बनेगी सरकार? मुख्यमंत्री अपने हटाने का काम करा। तो मैं बात बताता हूँ, आज की तारीख के अंदर अपने इनका मंत्री बबली जी का बयान है, मीडिया के सामने खड़े होकर बयान दिया, भाई इतना बुरा हाल सरकार का हो चुका है, मुख्यमंत्री गांव में जनसभा नहीं कर सकता। आज ही विधानसभा के बाहर बबली जी ने बयान दिया, मैंने खुद उनका बयान सुना, बोला भाई गांव में हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री एक जनसभा कर ले। तो मुख्यमंत्री छोड़ो, मैं सरकार का मंत्री हो गए, मैं नहीं कर पाया, मेरे ही लोग लड़ने के पीछे पड़ गए। ऐसी बुरी हालत हरियाणा के अंदर है। ये आज का विधानसभा के बाहर मंत्री का बयान है। जो अकेले में बोला था आपसे? हैं? अकेले में आपसे बोला था? नहीं, आज मिलकर बयान दिया, कहने की बात नहीं कर रहा। अब तुझे कहाँ मेरे बैठे हो? अच्छा ठीक है गर्ग साहब देखिए अब गहलावत साहब ने भी कह दिया, रजत पंडिता भी कह रहे हैं, विवेक भाई भी कह रहे हैं, आप डरे नहीं हैं, वो लोग डरे हुए, मान लिया। लेकिन जब आप लोग चुनाव में जाएंगे ना, सब अपने कैंडिडेट के साथ जाएंगे, आप भी अपने गठबंधन के साथ जाइएगा, इन सारे मुद्दों को वहां पर उठाइएगा, और जब जनता इन मुद्दों को सुनेगी तो अपने आप वोट की ताकत से इसका निपटारा करेगी। अगर आपके पक्ष में उसका वोट गया तो फिर मुद्दे आपके वाकई रहे होंगे, और अगर नहीं गया तो फिर ईवीएम खराब है ये मत कहिएगा। 362 हमारे जो सीनियर नेता था
चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। 362 लोगों ने लोकसभा टिकट मांगने के लिए अपना अप्लाई किया हुआ है। ये कहते इन पे आदमी नहीं, ये कहते हम 10 जीत गए। अरे तो लिस्ट ला के अभी सामने रख देते ना, इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया विवेक भाई, रजत पंजेटा जी और गहलावत साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में टिकट के मामले में भी बीजेपी एक कदम आगे और 6 सीटों के लिए हरियाणा में उसने नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम सबसे बड़ा नाम है, जो कि अब केंद्र की तरफ रुख करेंगे। लेकिन बाकी दल, उनके टिकट कब आएंगे, उनके टिकट में नाम बड़े कौन से होंगे और कहां पर कितनी चुनौती दे पाएंगे मुद्दों के आधार पर, इसका निपटारा चुनाव में ही होगा। राम राम।